हेलो डियर स्टूडेंट्स, नकुल कुमार योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी वह बातें की थी द्रव और कि द्रव के प्रकार बताए थे कि द्रव को वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं। दो प्रकार से बताए कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर भौतिक वर्गीकरण करते हैं और एक बार रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बताए थे। तो उसमें सीखा था कि ठोस द्रव गैस सीखे थे, धातु अधातु यौगिक मिश्रण समांग विषमांग मिश्रण सीखे थे। स्टूडेंट, आज जो हम बातें करते हैं वह बातें करेंगे रासायनिक संयोग के नियम। मतलब यह हुआ कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किस नियम का पालन करती हैं, वो किस नियम का पालन करती हैं, आज उसके बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट, आज से पहले आपने एक 9th क्लास में शब्द सुना होगा, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो स्टूडेंट, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं आपको इन्हें जानना होगा, क्योंकि इन्हीं पर आधारित आपके ये जो नियम है इन्हीं पर आधारित चलेंगे। तो सबसे पहले मैं भौतिक परिवर्तन की बात बता दूं कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखा होगा स्टूडेंट, आपने लोहे में जो जंग लग जाती है, लोहे में जो जंग लग जाती है, खुले वातावरण में खुले नमी में छोड़ देते हैं तो वो लोहे में जंग लग जाती है। तो जंग लग जाने पर लोहा दूसरे पदार्थ के रूप में चेंज हो जाता है। ये जो परिवर्तन होता है इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। या दूध को आपने देखा होगा, दूध जब दही बन जाती है तो नया पदार्थ बनता है, इसे ये क्या कहते हैं, जिसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, गंध में परिवर्तन आ जाता है, हो सकता है रंग में परिवर्तन आ जाता है, इसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। स्टूडेंट, आपने देखा होगा यदि हम पेड़ को काटें तो उसके पीस करते रहें, पेड़ को काटें तो उसके जो पार्ट्स हैं, मतलब जो पदार्थ है, उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि लंबाई में मोटाई में ही परिवर्तन होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये होता है भौतिक परिवर्तन। क्लियर? तो स्टूडेंट, आगे हम बात करें, यदि हम सब्जी को भी काटे, सब्जी यानी खीरा की सलाद बनाएं तो सलाद जो बन जाने के बाद भी जो पदार्थ है, खीरा जो है वो खीरे के रूप में ही रहता है, ना कि नया पदार्थ बनता है। तो ये जो चेंज हुआ इसे कहते हैं फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन। स्टूडेंट, और भी बातें करें, यदि हम एक स्प्रिंग को दबा दें, यदि एक स्प्रिंग को दबा दें, मान लिया हमारे पास यहाँ कोई स्प्रिंग बंधी हुई है, यदि हम स्प्रिंग को प्रेस कर दें और प्रेस करने के बाद जरा सा इसे छोड़ दें, स्टूडेंट हम बातें करें, यदि हम स्प्रिंग को दबा दें, स्प्रिंग को दबाने के बाद छोड़ दें तो क्या होता है, स्प्रिंग उसी रूप में वापस लौट आती है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इसके जो चेंज हुआ, ये जो चेंज बोला जाता है भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। क्लियर? आपने 9th क्लास में सीखे हैं भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। यदि आपने नहीं पढ़े तो आपने जाकर अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें। स्टूडेंट, अब बातें करते हैं हम रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग का मतलब यह है कि जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी आपने 10th क्लास में जो पढ़ी थी, पहला जो चैप्टर था उसमें जो रासायनिक क्रिया पढ़ी थी उसमें कुछ ना कुछ नियम का पालन होता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 10th क्लास में कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन क्यों होता है, ऐसा कुछ रिएक्शन में ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, शायद पेज नंबर 2 के आसपास होगा, कोई क्वेश्चन पूछा गया है 10वीं क्लास के टेक्स्ट बुक में। तो स्टूडेंट, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो रासायनिक संयोग के जो नियम हैं या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, वो हमने सीखा था। आइए हम बातें करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में, जरा इनको सीखेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले नियम की बातें करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था। स्टूडेंट, होता क्या है जरा समझें। मान लीजिए मेरे पास कोई बीकर है, उसमें कौन है, सोडियम सल्फेट है, इसमें सोडियम सल्फेट मिला हुआ है, ये सोडियम सल्फेट का विलयन है, ये कौन है, सॉल्यूशन है। क्लियर? और यदि मैं इसमें क्या करूं, मेरे पास कुछ टेस्ट ट्यूब है, परख नली है, इसमें कौन है, कैल्शियम क्लोराइड का विलयन, इसका विलयन कैल्शियम क्लोराइड का विलयन, और इसमें ये सोडियम सल्फेट का विलयन है। क्लियर? तो स्टूडेंट, मैंने देखा इसे अगर मैं वेट करूं, इसे तोलूं, मैं इससे मैं वेट करूं, इसे किसी भी मशीन से या किसी भी डिवाइस से इसका जो वेट करूं, तो मान लिया जाए इसका जो वेट है, मान लिया इसका जो वेट है ए है, इसमें इसका जो वेट है बी, तो टोटल जो वेट आता है इसका WA + WB आता है। क्लियर? मैंने क्या कहा स्टूडेंट, हमारे पास कोई पात्र है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, Na2SO4 भरा हुआ है, और उसी में एक हमारे पास क्या है, टेस्ट ट्यूब लटकी हुई है जो कि किसी धागे से या किसी रबर से बांधी हुई है। क्लियर? तो स्टूडेंट, होता क्या है कि मैंने दोनों का जो वेट किया था, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कौन है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैंने वेट किया था, इसका जो वेट आ रहा है लगभग, मान लिया मेरे पास वेट कितना मान लिया, 38.5 ग्राम मान लिया। क्लियर? कितना मान लिया मैंने, 38.5 ग्राम मान लिया। अब स्टार्ट, इसमें होता क्या है कि अगर इस टेस्ट ट्यूब को पलट दूं, इस कैल्शियम क्लोराइड को इसमें डाल दूं, तो इसमें डालने पर क्या होगा, कुछ समय बाद अभिक्रिया बंद हो जाएगी, इसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद मतलब इसमें मैंने इसे क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब को इसमें पलट दिया, पलटने पर क्या होगा, इसे मिल जाएगा, और मिल जाने के बाद कुछ समय बाद ये अभिक्रिया होगी, और जो अभिक्रिया होगी वो स्टूडेंट क्या होगी, जरा वो समझ लें
कि कैल्शियम क्लोराइड की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, Na2SO4 से क्रिया करा में, तो जो अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, नहीं भी आएगी तो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा भी सिखाऊंगा इसे। तो स्टूडेंट इसकी जो अभिक्रिया करने के बाद जो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट का अवच्छेद प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, और NaCl जो बनेगा वो 2 टाइम्स बनेगा। क्लियर? मैंने क्या कहा कि यदि हम इसको पलट दें तो क्या होता है, ये अभिक्रिया कर लेता है, कुछ समय बाद अभिक्रिया फिनिश हो जाती है। तो स्टूडेंट अब इसके जो वेट को हम तोलें, इसके वजन को हम तोलें, तो इसका जो वजन होगा वो कितना होगा, मेरी बात समझो। स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, इस पार्टनर को इसी के अंदर रखा, बल्कि इसके अंदर पलटा नहीं, इसी के अंदर रखा, तब भी इसका वेट कितना है 38.5 ग्राम है। यदि मैं इसी प्रणाली को, इस टेस्ट ट्यूब को इसी के अंदर पलट दूं तो होता क्या, रिएक्शन तो हो जाती है लेकिन वेट में कोई भी चेंज नहीं होता। मैंने क्या कहा कि इसमें यदि मैं रख दूं तो भी वेट इतना है, यदि इसमें मैं पलट दूं तो भी वेट इतना है। क्लियर? या इस तरीका समझ लो कि मान लीजिए हमारे पास कोई बैग है, और हम बाजार से सब्जी लाए हैं, तो सब्जी जो लाए हैं तो मान लीजिए सपोज करो ये आलू है, और उसमें हमने कोई पॉलीथीन रखी हुई है जिसमें कुछ और भी सब्जी है। क्लियर? मैंने क्या कहा, इसमें कोई पॉलीथीन में कोई सब्जी रखी हुई है और इसमें संग में कौन है, आलू है। तो मुझे बताइए बैग में जो वजन है वो मान लीजिए मैंने 5 किलोग्राम है। क्लियर? कितना, मान लीजिए 5 किलोग्राम है। तो स्टूडेंट में अगर बैग में जो पिन्नी रखी हुई है जिसमें क्या है और सब्जी है, क्या पिन्नी में इसे पलट दूं, पिन्नी को इसमें पलट दूं, क्या वेट में कोई चेंज होता है? नहीं होता ना। तो बस इसी आधार पर हम द्रव्यमान की परिभाषा कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल पदार्थ जो होते हैं उनका जो टोटल वेट होता है वो किसके बराबर होता है, अभिक्रिया के बाद बनने वाला। अभिक्रिया से पहले क्या कौन बोले जाते हैं, वो अभिकारक बोले जाते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा था। अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो मीन्स क्या निकला इसका कि अभिक्रिया से ठीक पहले जितना वेट था और अभिक्रिया के ठीक बाद जितना वेट होगा वो दोनों कैसे होंगे, बराबर। इसे कहते हैं द्रव्यमान। मतलब यह हुआ कि किसी भी रासायनिक क्रिया में ना तो नया कोई पदार्थ बना है, नया कोई तत्व उत्पन्न हुआ और ना ही नष्ट हुआ, केवल चेंज हो गया। मतलब कि पहले क्या था, कैल्शियम क्लोराइड था, मतलब अब क्या हो गया कि NaCl बन गया। मतलब कैल्शियम क्लोराइड यानी क्लोराइड का जो लवण था किसके साथ था, कैल्शियम के साथ था, अब क्या बन गया, सोडियम। मतलब रूप चेंज हुआ है, ना कि कोई पदार्थ नया जनरेट हुआ। इसे कहते हैं द्रव्यमान का नियम। क्लियर? अब बातें करते हैं स्टूडेंट कि अब जो बात है स्थिर अनुपात का नियम, ये आपके खोजकर्ता लिखे हुए किसने कितने समय में दिया है वो नियम आप नोट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम बातें करते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जो कि GL प्राइस्टो ने दिया था। कितने में दिया था, सन 1799 में। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक यौगिक तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है, चाहे आप किसी विधि से प्राप्त करते हो। जरा समझें, मान लिया जाए कि आपके पास वाटर है, मान लीजिए मेरे पास वाटर की भी बात करूं, मेरे पास एक गिलास में जल है। क्लियर? और वो मैं जल लिया है नल से। क्लियर? तो उस जल का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। यदि मैं नल से न लूं बल्कि मटका से लूं, कढ़ाई से लूं, तो अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। यदि मैं नदी या नहर से लूं तो अभी इसका जो फॉर्मूला होगा H2O होगा। मतलब यह हुआ कि मैंने पानी किसी भी सोर्स से प्राप्त करूं तो उसके जो H और O में जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, वो बस के बारे में जाने। मतलब उसका जो फॉर्मूला होता है H2O ही होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट सारा जन समझें कि इसका जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, 2 टाइम्स लिखेंगे, और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो सिंपल सा जो रेशियो बन जाता है 1:1:8 बन जाता है। मतलब ये हुआ कि आपने जल लिया, चाहे वो मटका का हो, चाहे वो नदी का हो, नहर का हो, नाले का हो, चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किया हो या किसी जैविक क्रिया से प्राप्त किया हो, तो भी उसके जल में जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। मतलब ये हुआ कि H और O में जो अनुपात होता है वो सदैव क्या होता है, 1:8 होगा। उसके भार अनुपात जो होता है वो 1:8 होता है। चाहे वो किसी भी सोर्स से प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो, हमेशा H और O में जो रेशियो होगा, उसके भारों में जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। बात समझ में आती होगी। अब सेकंड बातें करते हैं। यदि एक एग्जाम्पल और ले लें कि मान लें CO2 की बात करें, तो CO2 चाहे आप किसी विधि से प्राप्त करते हो तो हमेशा इनके बीच में जो रेशियो होगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो रेशियो होगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, जो कि आपने 9th क्लास में याद किया होगा, नहीं तो आप किताब को अच्छे से पढ़ें और याद करें। ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 टाइम्स 32 हो जाएगा। तो इनमें जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। ये 4 से 3 टाइम्स, ये 4 से 8 टाइम्स। क्लियर?
तो बात समझ में आती होगी। तो इन दोनों में जो अनुपात होगा चाहे किसी भी सोर्स से प्राप्त करें वो कैसा होगा, निश्चित होगा। क्लियर। अब बातें करते हैं स्टूडेंट्स गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम का है जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। मैंने क्या कहा कि जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का एक निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्वों का भिन्न भिन्न संयोग करती है, जो कि आपस में सदा सरल अनुपात में होती है। जरा समझें स्टूडेंट, हमने सीखा है कि H और O जो आपस में रिएक्शन करती हैं तो दो चीज बनाती हैं, या तो जल बना सकती हैं यानी H2O बना सकती हैं, और एक हाइड्रोजन परऑक्साइड बना सकती हैं। तो H तो दो ही है इसमें। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का एक अनुपात यानी ऑक्सीजन का एक परमाणु है और यहाँ पे कितना है, दो। मतलब ये हुआ इसका जो भार अनुपात निकालूं मैं तो इसका जो भार हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, इसका जो कितना 16 है, तो कुल मिलाकर इसका जो भार हो गया अनुपात हो गया 1:8 हो गया। क्लियर। तो इसकी बातें करें, इसमें जो भार अनुपात आ जाएगा 2, इसमें 16 दूनी 32, तो इसका जो भार अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1:16। क्लियर। मतलब ये है कि यहाँ जो पहला जो तत्व है H जो है वो कांस्टेंट है, उसका भार में नियत रखा है। तो उसके दूसरे जो तत्व है जिसके साथ वो जुड़ रहा है, O के साथ जो जुड़ रहा है, उसमें जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, सरल होता है। क्योंकि यहाँ पर देखो ये 8 एक हुआ है, ये 8 दूनी 16 है। और जब ये अनुपात अगर निश्चित होता है 8 एकन 8 है, ये 8 दूनी 16 है, अगला 8 तिया 24 है, अगला 8 चौक 32 है, तो ये जो अनुपात होता है, ये जो पूर्णांक के रूप में जो कट की संख्या आती है इन्हें बोलते हैं सरल अनुपात। मैंने क्या कहा कि इन्हें जो अनुपात आता है ये होता है सरल अनुपात। क्लियर। और कुछ बातें करते हैं और एग्जाम्पल की बातें करते हैं। यदि मैं CO की बातें करूँ, CO2 की बातें करूँ, CO2 जो बनाता है वो 2 कंपाउंड बना सकता है कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के संग जुड़ जाए तो वो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। क्लियर। तो स्टूडेंट ध्यान दें, कार्बन का 12 है और यहाँ ऑक्सीजन का 16 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 32 है, तो ये दोनों का सेम है एटॉमिक मास। तो इनमें क्या है, एक सरल अनुपात है। इन दोनों में जो अनुपात होगा इस 16 से एक बार ये 2 बार, मतलब एक पूर्णांक के रूप में है। तो इसे कहते हैं हम स्थिर गुणित अनुपात का नियम में पढ़ते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे इंपोर्टेंट भी है। क्लियर। तो स्टूडेंट और बातें करें, नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ 5 ऑक्साइड बनाता है। कितने प्रकार के बनाता है, 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। मैंने क्या कहा कि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के संग जुड़ता है तो 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। जरा समझें, मान लिया मेरे पास मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा हूँ, उसमें जो उत्पाद बनता है एक लाइफिंग गैस बनती है, N2O बनती है। और मैंने क्या कहा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहा हूँ तो क्या बनता है, लाफिंग गैस। एक NO बनता है, एक N2O3 बनता है, एक N2O बनता है, एक NO बनता है, एक N2O3 बनता है, और एक N2O4 बनता है, और एक N2O5 भी बनता है। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में संयोग कराते हैं तो वो 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़ना। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं N और O के बाद N और O में वो पूछूं, इसमें N और O का वेट पूछूं तो N का कितना होता है आपने पढ़ा होगा 14 और O का कितना होता है 16। क्लियर। तो यहाँ पे N का 14 है तो 2 टाइम्स 28 और ऑक्सीजन का कितना है 16 है। यहाँ पर नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन है 16, नाइट्रोजन है 32, ये 28 हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन का 3 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा 48। ये कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 4 टाइम्स है तो 64, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कितना है 28, ऑक्सीजन का कितना है 80। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें तो पहले जो अनुपात को समान कर लें, ये जो अनुपात है समान कर लें जब तो हम देखेंगे अनुपात। तो इसका जो अनुपात समान करने के लिए मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं, 28 कर दी, ये कितनी कर दी 32। तो स्टूडेंट अब देखो जिसके साथ ये जुड़ रहा है नाइट्रोजन, जिसके साथ ये जुड़ रहा है, इसके साथ जो जुड़ रहा है यानी किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ रहा है, क्योंकि पहला अनुपात सेम करना पड़ेगा जब ही हम तुलना करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो ये 16 है, ये 32 है, ये 48 है, तो इनमें जो अनुपात आएगा इसका जो अनुपात आएगा 1 है, 16 से 16 दूनी ये 32 है, 2 गुना हो गया, यहाँ पर 3 गुना अनुपात है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 5। मतलब नाइट्रोजन तो सेम है लेकिन अनुपात क्या है, एक समान अनुपात है, एक सरल अनुपात है। पूर्णांक के रूप में जो अनुपात होता है उसे कहते हैं सरल अनुपात। क्लियर। बात समझ में आती होगी। स्टूडेंट अब नियम पढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम है हमारे पास तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम जरा समझे, ये बहुत बढ़िया नियम है कि जिस भार अनुपात में 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित अनुपात से सहयोग करते हैं। मतलब क्या हुआ जरा समझे। मान लिया जाए कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, क्लियर, ये मान लिया कि हाइड्रोजन से सहयोग करती हैं, हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं, तो ये मान लिया मेथेन बनाता है CH4 मान लिया, और ये बनाता है जल। क्लियर। क्या बनाता है जल। तो इनमें अनुपात देखो तो कार्बन का 12 है
और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, चूंकि 1 का होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा 4, तो अनुपात कितना आया जी 8:1 आया। अब मेरी बात ये समझो कि H जो है इसमें जो अनुपात हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, क्लियर। इनमें जो भार अनुपात आया कितना आ जाएगा 1:8, क्लियर। मैंने क्या कहा कि इसमें जो भार अनुपात आ जाएगा वो कितना आएगा 4 से कट जाएगा 3 बार और ये कितना और 1 बार, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखें जो H है ये 2 है, यहाँ पर कितनी है 4 है, यहाँ पर H कितनी है 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये अनुपात कितना बनेगा 3:1 है और ये 1:8 है। अब जरा इनकी बातें करते हैं स्टूडेंट। अगर आपस में इनकी सहयोग करा दें तो क्या बनाता है CO2। CO2 में जो अनुपात होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, किसके बीच में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो अनुपात हो जाएगा 12:32, तो 4 से 3 बार कट जाएगी और 4 से क्या बार 8 बार, क्लियर। तो मुझे बताइए यहाँ पर कार्बन और H के बीच में जो अनुपात आया वो कितना आया, यहाँ जो कार्बन और H के बीच में जो अनुपात आया वो कितना आया 3:1, क्लियर। यहाँ O की रिएक्शन किसके संग हुई है H के संग, तो O के बीच अनुपात कितना है 8 और H का अनुपात कितना है 1, मतलब हाइड्रोजन के संग जो अनुपात है वो कितना सदैव 1 है, तो आपस में अनुपात कितना निकल के आएगा 3:8 निकल के आया, क्लियर। इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के संग एक अनुपात में जुड़ रही है, ऑक्सीजन भी एक हाइड्रोजन के संग एक अनुपात में जुड़ रही है, लेकिन आपस में जो ये सहयोग करेंगे तो ये क्या अनुपात में होंगे 3:8, क्लियर। इसे हम गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, क्लियर। मैंने क्या कहा कि दो तत्व जो अलग अलग तत्वों से जुड़ते हैं, सिर्फ भार से सहयोग करते हैं, उसी भार के गुणित अनुपात में वे दोनों आपस में क्या करते हैं रिएक्शन करती हैं। मतलब यहाँ कार्बन जो हाइड्रोजन के संग है 1 है और यहाँ हाइड्रोजन के संग क्या है ये 1:8 है, तो मतलब ये हुए 3 है और यहाँ पर 8 है, तो इन दोनों में जो अनुपात आएगा ये जब भी जुड़ेंगे तो 3:8 के रूप में जुड़ेंगे, जो कि मैंने ऊपर प्रूफ भी कर दिया, क्लियर। अब बातें करते हैं स्टूडेंट गैलू-शेक का नियम। किसकी बातें करते हैं गैलू-शेक का नियम। गैलू-शेक के नियम में जरा समझे, जब गैसें परस्पर सहयोग करती हैं तो उत्पाद बनाती हैं। कौन सा उत्पाद बनाती हैं? गैसें उत्पाद। जरा समझे स्टूडेंट, इसमें क्या कहा गया है कि जब दो गैसें परस्पर कंबाइन होती हैं, परस्पर रिएक्शन करती हैं, तो क्या बनानी चाहिए? गैस बनानी चाहिए। तो ये गैसीय नियम के लिए ही वेरिएबल है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मान लिया कि मेरे पास हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है। ये कौन है? गैस है, ये भी गैस है, तो बनने वाला उत्पाद भी क्या हो गया? गैस हो गया। तो स्टूडेंट इनमें क्या होता है? सरल अनुपात होता है। जरा समझे, यहाँ पर कितना है? हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पर क्लोरीन का कितना है? 1 है, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो गैस है रूप में वो कितना है? 2। तो इनमें भी क्या है? समान अनुपात है। इसे हम क्या कहते हैं? गैलू-शेक के नियम में पढ़ते हैं। गैलू-शेक ने नियम दिया था। और दूसरी बातें करते हैं, चलो नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन गैस को मैं हाइड्रोजन गैस के संग मिला दूं तो मुझे कौन प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। जिसे बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पर 3 लगा दिया, क्लियर। आपने पढ़ी होंगे, आपने पे बैलेंस करनी आती है। जरा समझे, नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 3 है, और यहाँ अमोनिया कितना है? 2। मतलब ये हुआ कि एक सिंपल रेशियो हो गया, क्लियर। पूर्णांक के रूप में रेशियो क्या होगा? सिंपल रेशियो हो गया। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं? गैलू-शेक ने। मैंने खोजकर्ता भी लिखे हुए हैं स्टूडेंट, मैंने खोजकर्ता भी, आप चाहे तो इससे नोट्स बना लीजिए। मैं सब डेफिनेशन भी लिख दी है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो बेहतरीन तरीके से। स्टूडेंट अब बातें करते हैं इसकी कंडीशन क्या होंगे कि ताप और दाब कैसे होने चाहिए? समान। क्योंकि ताप और दाब समान रखेंगे तो उसके अणुओं में वृद्धि हो जाएगी, अणुओं की संख्या में, और इनके जो आयतनों में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा? ये अनुपात बदल सकता है। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है? स्थिर ताप दाब, क्लियर। स्थिर ताप दाब पर यदि दो गैसों का संयोग करें तो जो अनुपात आता है, वो बनने वाला उत्पाद जो आता है, इन तीनों में अनुपात जो आता है वो गैसीय होना चाहिए, और इनमें जो अनुपात आता है वो सिंपल होता है, क्लियर। अब बातें करते हैं, नेक्स्ट नियम है आवोगाद्रो का नियम, जो कि इससे ही संबंधित है। इसमें क्या कहा है? गैसों का अनुपात समान होता है। इसमें कहा है गैसों के अंदर जो होते हैं अणु जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? समान होती है। जरा समझें, मैं बातें करता हूँ, इसी की बातें करता हूँ, इसी एग्जाम्पल की बातें करूँ तो इस एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं मान लिया इसके कितने मोल ले लिए? 1 मोल है, इसमें कितना? 1 मोल है, तो ये कितना मोल प्राप्त हो गया? 2 मोल। देखो मोल, ये जो मोल राशि है आपने पढ़ी है पदार्थ की मात्रा की इकाई है, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में इसे भी लेके आएंगे। मोल क्या है, मोल की परिभाषा, इनके बारे में सीखेंगे, क्लियर। तो समान आयतनों में मैंने लिखवाया कि समान ताप दाब पर गैसों में समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, क्लियर, समान होती है। तो जरा समझो कि यहाँ पर अगर मैं आधा मोल ले लूं, यहाँ पर मैं आधा, तो मुझे बताइए कितना मोल प्राप्त होगा? 1 मोल। जब मैंने 1 मोल ये लिया तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? मतलब इधर देखो आप
कितना मोल बन जाएगा 1, तो इधर भी कितना है 1। इधर देखो 2 मोल, इधर भी 2 मोल है। तो इसका मतलब ये जो है आवोगाद्रो के नियम में हम सीखते हैं कि अगर जो बाएं तरफ जो जितने मोल होंगे इतना ही हमें दाएं तरफ प्राप्त हो गया। तो समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतनों में जो अणुओं की संख्या होती है वो कैसी होती है, समान होती है। क्लियर स्टूडेंट, आपने फिर में नोट करोगे, आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसी से नोट्स बना सकते हो। अब जो लेके आते हैं हम, जो कल नया सीखते हैं, मूल परिभाषा, मूल की अवधारणा सीखते हैं। जब तक आपने रिवाइज करें, अच्छे से समझें और अच्छे से फिर में नोट करें।